हेलो एवरीवन, दिस इज जय पटेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बेसिकली दो एग्जाम को टारगेट करता है। एक आपकी गुजसेट 2022, ये 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपकी एक गुजसेट की जो एग्ज़ाम आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम आएगी जो कि मार्च के महीने में आने वाली है, उसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके थियरी के लिए, यानी कि किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है अगर आप थियरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिए। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। उसके अलावा आपको मैं इंपॉर्टेंट थियरीज़ के बारे में भी बताऊंगा। ओके, तो आज हम फिजिक्स का ले रहे हैं चैप्टर नंबर 1, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आगे मैं ऐसे रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगा ताकि आपको एकदम समझ लिए 15-20 दिनों के अंदर आपको ये पूरा का पूरा फिजिक्स कवर हो जाए और आपको पता चल जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसे। ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी हिस्ट्री को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन आपको थियरी में पूछी जा सकती है। उसके अलावा ये जो पोर्शन है कि भाई अगर आप ग्लास रोड लो, उसके साथ सिल्क के क्लॉथ को रब करो तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी की तरह से वूल और प्लास्टिक के केसेस है। तो ये सारे जो केसेस है, ये सारे केसेस आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। ये MCQ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इसके अलावा ये आपको थियरी में नहीं पूछा जा सकता। ओके, ये देखिए लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये सारी जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं आपको ऑलरेडी पता ही है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको थियरी के लिए कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये MCQ के लिए ध्यान में रखना है। और हिस्ट्री पे फोकस मत करना, क्योंकि हिस्ट्री किसी भी काम में नहीं आएगी। आपको फिजिक्स में कुछ भी हिस्ट्री का नहीं पूछा जाएगा। ये आपका आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अगर अगेन आपको थियरी में वो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन आप इसे MCQ के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बिकॉज ये आपको इसमें से कोई एक आध MCQ दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इस टॉपिक में से आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं कि भाई कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का डिफरेंस बताओ, या तो फिर आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इसके ऊपर से आपको MCQs पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको अर्थिंग क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर अर्थिंग की डेफिनेशन है, तो आपको अर्थिंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। मतलब आपको MCQ में ये दे देंगे और आपको बताएंगे कि भाई बताइए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की आपको चीज़ें MCQ में दिखेगी। ये आपके थियरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन की जो पूरी की पूरी प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को समझ लो। इसके अलावा इसको रटने मत जाना, बिकॉज इसके थियरी में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वही चीज़ें आप थियरी के लिए ज़्यादा फोकस करें। खास करके इसके प्रॉब्लम्स आपको थियरी में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इसके जो बेसिकली ऐसे आपको जो रिटर्न फॉर्म में चीज़ें दिख रही है वो आपके MCQ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1.1। अगेन ये एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में पार्ट B में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना है, तो उसके लिए आप इसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लीज़ पढ़ लेना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको थियरी में भी पूछा जा सकता है और इसमें से आपको MCQs भी बना के पूछे जा सकते हैं। ये जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस अगेन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियरी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के लिए इसको पढ़ना है। ये जो टॉपिक आ रहा है चार्ज इज़ कंजर्व्ड, आई वुड से दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, इसमें से आप पॉइंट्स बना लेना। हो सके तो आप अपनी गाइड का यूज़ करना, उसमें से आपको पॉइंट्स बनाकर दिए होंगे इस थियरी के ऊपर से, क्योंकि ये जो थियरी है वो आपको 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। या तो फिर ये वाली थियरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि भाई इसके पूछे जाने के चांसेस 70 to 80% है। ये Q इज इक्वल टू एनी वाला इक्वेशन जो है, ये वाली जो थियरी है आपको पूछे जाने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। आप इसको छोड़ना ही मत, ऐसा ही सोच के जाना कि भाई ये तो पूछी ही जाएगी। ठीक है, तो इसको आप किसी भी तरीके से छोड़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, आपका जो चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, चार्ज -1 कूलम, 10⁻³ कूलम, मिली कूलम किसके कहते हैं, माइक्रो कूलम किसको कहते हैं। ठीक है,
ये जो सारी चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए काफ़ी अच्छे से। एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें दी हुई है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बार उसको एक अच्छे नोट्स में लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ताकि अगर इसमें से आपको एमसीक्यू भी पूछे जाए तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये सारी चीज़ें, ये जो है पोर्शन, यहाँ से आपको थियरी में तो कुछ नहीं पूछ सकते वो, ठीक है। तो आपको खास करके इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है, ये जो छोटी छोटी देखिए इंफॉर्मेशन है, 1 माइक्रोकूलम कंटेन्स समथिंग लाइक 10⁻13 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ओके। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको एमसीक्यू में कई बार पूछ लेते हैं, तो उसके लिए आपको इसको पढ़ना है, या तो फिर आप उसमें हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट करने के बाद आप इसको आगे बढ़िए, या तो फिर आप अपनी अगर कोई शॉर्ट नोट की बुक बना रहे हैं तो उसमें आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते जाएँ, ठीक है। ओके, ये एग्जाम्पल 1.2 और एग्जाम्पल 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल 2 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो एग्जाम्पल्स को तो मैं मेहरबानी करके आपसे कहूँगा कि आप उसको छोड़िए ही मत, ठीक है। कूलम्स लॉ 3 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बुक में पढ़ने जाओगे कूलम्स लॉ तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए आपकी जो सर या तो मैडम है उन्होंने आपको जिस तरीके से कूलम्स लॉ पढ़ाया है उस तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कूलम्स लॉ के अंदर ये जो सारी बीच की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, खास करके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके एमसीक्यूज़ में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। इनके डायमेंशनल फार्मूला जो है वो पूछे जाते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फिर क्या बोलते हैं हम, कूलम्स कांस्टेंट, इन सब के बारे में, ओके। आगे बढ़ते हैं अब। द पीडीएफ इज़ लोडिंग, यस। एग्जाम्पल 1.4 देखिए, एग्जाम्पल 1.4 का तो अगर हम बताएं तो इसका फंडा कैसे है पता है, एक बार इसमें से एमसीक्यू पूछ लिया गया था, और वो भी कैसे पता है, ये आपको एग्जाम्पल 1.4 देखिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रहा है, यानी कि ए बी सी डी ऐसे इसके डिवाइडेड पार्ट है। इसमें से किसी एक पार्ट को उठा के उन्होंने एमसीक्यू में पूछ लिया था, मेरे ख्याल से यही वाला पोर्शन था 2.4 × 10⁻39, ठीक है। तो ये आंसर उसका आ रहा था एमसीक्यू में। तो ये देखिए, ये ऐसा करते हैं कि बड़े बड़े जो एग्जाम्पल है उनको तोड़ के उसमें से कोई भी पॉइंट उठा के आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें भी मत छोड़ना, ठीक है। आपको ऐसी चीज़ें भी अच्छे से सॉल्व करनी पड़ेगी। और फिजिक्स के अंदर आप देखो, कुछ और करो या ना करो, एक तो थियरम्स जो होते हैं यानी कि डेरिवेशंस, ये एक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फॉर्मूला किस तरह से आया उसका डेरिवेशन, और साथ में प्रॉब्लम्स, ये दोनों चीज़ें फिजिक्स में करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1.5 में आपसे कहूँगा कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, अदरवाइज इसके पूछे जाने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, अब आया फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की थियरी। तो ये जो है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की थियरी एक बार पढ़ लेना, पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये आपको शायद पूछ ले, तो उसमें आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तैयार करके रखना है, बिकॉज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये आपको फिजिक्स में देखने को मिला होगा 11th में भी, और अभी आप 12th में भी इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1.6 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, सो प्लीज़ इसे मिस मत करना, अच्छे से सॉल्व करके जाना। एग्जाम्पल 1.7 अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड वेरी इजी टू, काफ़ी इजी है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। अब आता है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको 3 मार्क्स में थियरी में पूछा जा सकता है, इसलिए आप प्लीज़ इसे मिस मत करना। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी आपको करना ही है। और मुझे पता ही होगा कि आपके जो टीचर ने है वो आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवाई होगी अलग से, तो उन प्रॉपर्टीज़ को खास करके तैयार करना, आपको 2 मार्क्स में या तो फिर 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह ही है ये। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, येस, तो दिस इज द थियरी विच यू शुड हैव टू बी रीडिंग, ठीक है। तो ये आपको थियरी एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें से आपको MCQs बनाकर पूछ सकता है, ओके। एग्जाम्पल 1.8 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल को भी आप मिस मत करना, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है। ये जो एक्सेलरेशन वाला ये जो पूरा पोर्शन है कई बार पूछा गया है, MCQ में भी इसको आपको उठा के पूछ सकता है, और आपको ये 2 या तो फिर 3 मार्क्स में पूरा का पूरा प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। उसी की तरह एग्जाम्पल 1.9 मत छोड़ना, एग्जाम्पल्स को तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मत छोड़ना, बिकॉज ये क्या करते हैं पता है, NCERT के जो एग्जाम्पल होते हैं उन एग्जाम्पल में से कोई एक आध पॉइंट उठा लेते हैं और उस पॉइंट को आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको एग्जाम में उठाकर पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है।
ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। थियरी में पूछे जाने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको उसे मिस नहीं करना। ये देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है ये आपको दिख रही है सारी प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो आप इसे मिस मत करना। ये देखिए यहाँ पर उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फिगर के फॉर्म में, वो भी यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसे मिस मत करना, ठीक है। ये अगर आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं ताकि अच्छा दिखे एग्जामिनर को, तो आपको मार्क्स जल्दी से दे देगा। अगर आपके पास टाइम है तो ही ये चीज़ कीजिएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, इसका फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, डेरिवेशन शायद इसका नहीं दिया हुआ है तो आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट, इतनी चीज़ें क्लियर करोगे काम हो जाएगा। MCQ में पूछे जाने वाला बहुत ही ज़्यादा बार देखा गया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है MCQ में। इसके MCQs, इसके ऊपर से बनने वाले प्रॉब्लम्स, और पार्ट बी में भी आपको इसके जो सम है वो 2 मार्क्स में दिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके देखने की प्रोबेबिलिटी MCQ में है। तो फ्लक्स को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, E डेल्टा एस कॉस थीटा, इसमें आपको केसेस देगा कि भाई थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा, मतलब आपको देगा नहीं थीटा 90 डिग्री, पर आपको ऐसे केसेस देगा कि जहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तो फिर सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होगा। आप समझ ही रहे होंगे मैं आपको उससे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए यार मैं जो ये टॉपिक बोल रहा हूँ ना आपसे कि भैया इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको इन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर देखिए फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सेस, ठीक है, और एक दूसरा है कि भाई कि एक्सेस के ऊपर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ ये देखो एक फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, और हमने देखा जैसे कि फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, यानी कि एक्सिस पे होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। डायपोल के अगर एक्सिस पे होगा तो चार्ज, अगर उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये दोनों जो केसेस है वो आपको सेपरेटली पूछे जा सकते हैं। यानी कि अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये 3 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा, या तो फिर एक्सिस का पूछ लेगा 3 मार्क्स में, तो इसके भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थियरी में इसको मिस मत करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स एक बार पढ़ लेना, ओके। एग्जाम्पल 1.10 कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सो इसे मिस तो बिल्कुल मत करना। तभी आपको डायपोल का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा, तभी आप डायपोल के जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है देखिए कौन सा, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। टॉर्क वाला इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उस इक्वेशन को भी मिस मत करना, ठीक है। फिर है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी ने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये जो सारे केसेस हैं इसके ध्यान से देख लो, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पार्ट बी में पूछ ले तो आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 डिफरेंट इक्वेशंस पूछ सकता है, उनके यूनिट्स पूछ सकता है कि भाई उनके यूनिट्स बताओ, ठीक है। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये यूनिट्स, तो ये यूनिट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाउस लॉ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गाउस लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो गाउस लॉ को भी मिस मत करना, थियरी में पूछे जाने के चांसेस है। सिग्निफिकेंस ऑफ गाउस लॉ अगेन भाई इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और तैयार भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पार्ट बी में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो चलेगा, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 1.12, हाँ इसको कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो इसको तो आप मत छोड़ना, ओके।
यहाँ पर आ गई एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। तो इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें आता है, देखिए, फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यानी कि इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से जो फील्ड होता है उसका इक्वेशन। इसका इक्वेशन आपको खास याद रखना है ताकि आपको एमसीक्यू में हेल्प हो, बिकॉज ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके अलावा पार्ट बी के लिए भी अगर आप इसके इक्वेशन की प्रोसीजर को याद रख लो कि भाई इसका इक्वेशन किस तरह से डिराइव होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँगा कि अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो रही है तो चलता है, लेकिन इसके इक्वेशन को मत भूलना, इक्वेशन खास करके याद रखना, बिकॉज ये गुडसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिट प्लेन शीट, अगेन उतना ही इंपॉर्टेंस, तो इसको भी आप छोड़ना मत। ये इक्वेशंस फील्ड आउटसाइड द शेल वाला, फिर फील्ड इनसाइड द शेल वाला, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना भाई, सही बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके जो इक्वेशंस है, प्लीज़ इन इक्वेशंस को मिस मत करना, इन इक्वेशंस को पढ़ ही लेना, ठीक है। इन इक्वेशंस को किसी भी तरीके से मिस करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो यहाँ पर लास्ट में हमने चैप्टर को फिनिश कर दिया है। मेरा जो कंक्लूजन है इस चैप्टर के लिए, मैं आपको ये दिखा दूँ, एक एग्जाम्पल है। ओके, 1.13 मैंने आपसे कह दिया, आप कर लेना। तो मेरा जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का वो बस इतना ही है कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर एक तो आपको फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी इक्वेशंस हैं, वो काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। अगर आप उसका डेरिवेशन नहीं जानते हैं एक समय के लिए तो चलेगा, लेकिन फार्मूला आपको आने ही चाहिए, बिकॉज अगर आपने सिर्फ फार्मूला याद कर लिया तो उसके ऊपर से भी आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाओगे। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैं आपको कुछ थियरीज़ के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। एक है आपका, देखिए, कूलम्स लॉ, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें, वो आप मत छोड़ना, ठीक है, वो आपकी थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है। गाउस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अभी आपके सामने बताए, उन्हें आप प्लीज़ मिस मत करना, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उन्हें अच्छे से थियरी के लिए पढ़ो। उसके अलावा एमसीक्यू के लिए तो आपको सभी के सभी थियरीज़ के इक्वेशंस को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा आगे का जो मैंने आपसे पोर्शन कहा, उस पोर्शन में आपको क्या करना है, उस पोर्शन में आपको बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको एक नोट में लिख दो, उसको आप रिवाइज कर दो, ताकि आपके एमसीक्यू में अगर आपको थियरिकल एमसीक्यू पूछा जाए जिसके अंदर आपको नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू होगा, तो वहाँ पे आप फटाफट से अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप टिक कर पाओगे और आपका टाइम बचेगा और आपको मार्क्स जो है वो आपको 100% मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको वैसी चीज़ों को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ो तो इस चैप्टर को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें आप इसका टाइम दो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा उस पर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। मैंने आपको समझा दिया कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चीज़ कि भाई एमसीक्यूज़ कैसे पूछे जाएंगे, तो आपके जो एग्जाम्पल होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, उन एग्जाम्पल में से छोटे छोटे पॉइंट उठा के, तो फिर छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होंगे, छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स होंगे, वो उठा के आपको सीधे के सीधे पूछ लेंगे एमसीक्यू के अंदर। आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको उसमें से राइट ऑप्शन को टिक करना होगा, ठीक है। तो एमसीक्यू का ये फंडा रहेगा। तो आपको इस तरीके से पूरी की पूरी प्लानिंग करनी है और इस प्लानिंग के साथ अब आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि रोज़ के रोज़ नया वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा। कोशिश ने मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे दूँगा कि मैं वीडियो रोज़ के रोज़ आपको अपलोड करके दूँ, ताकि आपका जो अब स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जाए, ठीक है। और अभी मैंने जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत समझाया, थोड़ा बहुत हाईलाइट किया, इसकी जो PDF अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी PDF की लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।